हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू समर आईएएस। आई होप सब खैरियत से हैं, अपना बहुत ध्यान रख रहे हैं एंड सिंसियरली आप अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशंस में लगे हैं, जमकर मेहनत कर रहे हैं। तो आज के सेशन में हम लोग 8 अगस्त 2023 का जो द हिंदू न्यूज़पेपर है, 8 अगस्त 2023 के द हिंदू न्यूज़पेपर के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज पॉइंट ऑफ व्यू से, यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2024 के पॉइंट ऑफ व्यू से, एज वेल एज जो आपकी वेरियस स्टेट पीएससी के एग्जामिनेशन है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से उनको डिस्कस करेंगे। ना सिर्फ हम लोग करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि प्रीलिम्स में किस तरीके से यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एंड मेंस में अगर कहीं पर हम लोगों को इस कंटेंट का इस्तेमाल करना है तो किस तरीके के सवालों में हम लोग किस कंटेंट का इस्तेमाल करेंगे एज वेल एज किस तरीके से कर सकते हैं। तो काफी कुछ है जानने के लिए। विदाउट एनी फर्दर अडू शुरू करते हैं। पहली जो न्यूज है 8 अगस्त 2023 के करंट अफेयर्स में, वो यह है कि लोकसभा ने एक कानून पास किया जिसका नाम है अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। लोकसभा ने एक नया कानून एक बिल पास किया है, अभी राज्यसभा में भी पास होना है, तो इसको हम लोग कानून नहीं बोलेंगे, सिर्फ बिल बोलेंगे। लोकसभा ने एक बिल पास किया है जिसका नाम है अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल। अब अनुसंधान का मतलब क्या होता है? अनुसंधान का मतलब होता है आपका जो भी रिसर्च वगैरह हो रही है उसके लिए हम लोग हिंदी में वर्ड यूज करते हैं अनुसंधान। तो अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल पास किया गया। इसका ऑब्जेक्टिव यह है कि हम लोग एक संस्था बनाना चाहते हैं जिसका नाम है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। यानी कि पहले ये बिल पास करवाया जाएगा, इस बिल में इस संस्था के बनाने के रिस्पेक्ट में प्रोविजंस डाले जाएंगे और उसके बाद में इस बिल के तहत में ये संस्था जो है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन उसकी स्थापना की जाएगी। याद रखिएगा, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल ये पास किया गया है और करना क्या चाहते हैं इसकी मदद से? नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के नाम की एक संस्था जो है हम लोग बनाना चाहते हैं। अब सवाल उठता है कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बना लिया तो उससे आप कर क्या लोगे या करना क्या चाहते हो? जवाब यह है कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का ऑब्जेक्टिव यह है कि हम लोग स्ट्रेटेजिक एरियाज में जो है रिसर्च को एक तो बढ़ावा दें, साथ ही साथ पहले की वो सेक्टर जिनमें स्टडी को रिसर्च नहीं माना जाता था उनमें भी अगर आप स्टडीज फर्दर कर रहे हो तो उसको भी जो है रिसर्च की कैटेगरी में शामिल किया जाएगा। एग्जाम्पल के लिए साइंस के फील्ड में अगर आप कुछ काम कर रहे हैं, कुछ रिसर्च कर रहे हैं तो जनरली उसको रिसर्च माना जाता था। इंजीनियरिंग की फील्ड में, टेक्नोलॉजी की फील्ड में रिसर्च कर रहे हो तो उसको भी रिसर्च माना जाता था। बट अगर ह्यूमैनिटीज की फील्ड में, इकोनॉमिक्स हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, अगर आप हायर स्टडीज कर रहे हैं या फिर पीएचडी वगैरह कर रहे हैं तो उसको रिसर्च नहीं माना जाता था। अब यह किया जा रहा है कि रिसर्च की डेफिनेशन को बढ़ाया जा रहा है, रिसर्च की डेफिनेशन को और ज्यादा इंक्लूसिव बनाया जा रहा है और साइंस से लेकर ह्यूमैनिटी तक और भी इसके अलावा जो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, जितनी भी रेंज बनती है, इन सबको शामिल किया जा रहा है ताकि इनमें से किसी भी एस्पेक्ट के स्ट्रेटेजिक एरिया में, इनमें से किसी भी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक एरिया में रिसर्च वगैरह को और ज्यादा प्रोत्साहित किया जा सके। एग्जाम्पल के लिए इकोनॉमिक्स की बात कर लेते हैं। अब इकोनॉमिक्स में नई नई थ्योरीज पे काम हो सके जिसकी मदद से हमको शायद कुछ ऐसी अच्छी थ्योरीज मिल जाए जो बड़ी पाथ ब्रेकिंग हो, जिससे पता चले कि पूरा जो आपका इकोनॉमिक जो सिस्टम बनाया गया, पूरा मॉडल जो है उसी को हम लोग चेंज कर सके और पॉजिटिव तरीके से चेंज कर सके। इंजीनियरिंग में भी जैसे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को लेकर बड़ी मारामारी चल रही है तो उसमें और ज्यादा जो है प्रोत्साहन दिया जा सके कि यार लिथियम का जो है, लिथियम आयन बहुत महंगा पड़ता है, किसी तरीके से अगर आप आयरन के आयन से बैटरी बना सको जो ईवी में इस्तेमाल हो सके तो बताओ, तो उसके लिए रिसर्च करवाई जा सके। इस तरीके के जो वेरियस एस्पेक्ट्स हैं, कई सारी जो फील्ड्स हैं, इन सब में रिसर्च को बढ़ाया जा सके और इनके जो स्ट्रेटेजिक एरियाज हैं जहां पर अभी बहुत जरूरत है कि रिसर्च और कुछ पाथ ब्रेकिंग निकल कर आए, वहां पर जो है रिसर्च को और ज्यादा प्रोत्साहन दिया जा सके, उसके लिए ये संस्था नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाई जा रही है। इट प्लान्स टू इन्वॉल्व द प्राइवेट सेक्टर विच करेंटली कंट्रीब्यूट्स अराउंड 36% टू रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर इन अ बिग रोल इन मच बिगर वे। तो और इनका प्लान ये भी है कि अब जो प्राइवेट सेक्टर है, जिसको जनरली सरकारी संस्थाओं में उतना शामिल नहीं किया जाता रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, इनको भी जो है ज्यादा बड़ा रोल देकर इसमें शामिल किया जाए। क्योंकि आज की तारीख में भारत में जितना भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D हो रहा है उसका लगभग 36% जो है कंट्रीब्यूशन प्राइवेट सेक्टर की तरफ से आता है। अब 36% कोई छोटा मोटा नंबर तो होता नहीं है। इतना अगर कोई सेक्टर कंट्रीब्यूट कर रहा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में और सरकार उसको मुंह ही नहीं लगा रही है, सरकार उसको दुत्कार रही है, तो ये अच्छी बात नहीं है। उनको अगर शामिल करेंगे और साथ में अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो सरकार की रिसोर्सेज, प्राइवेट सेक्टर की रिसोर्सेज, उनका प्रोफेशनलिज्म सब कुछ मिलकर शायद ज्यादा बेहतर रिजल्ट हमको दे पाए। ये भी इन लोगों का ऑब्जेक्टिव है कि ज्यादा बेटर तरीके से, ज्यादा बड़े रोल में प्राइवेट सेक्टर को शामिल करवाया जाए और साथ में मिलकर फिर हम लोग रिसर्च एंड आपका डेवलपमेंट या फिर स्ट्रेटेजिक एरियाज में जो रिसर्च है उस पर काम कर सकें। तो ये जो है
पहली न्यूज है, अपने को ध्यान रखनी है। अब यूपीएससी यहां से 2-3 सवाल पूछ सकती है। सबसे पहला तो ये कि जो अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल है, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल जो हाल फिलहाल न्यूज में चल रहा है कुछ वक्त से, ये इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? अब उसमें अगर वो ये बोल सकते हैं कि इसका ऑब्जेक्टिव जो है ये फलानी संस्था बनाना है, और संस्था का नाम चेंज कर सकते हैं, या फिर नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाना है और ये स्टेटमेंट लिख देंगे, दूसरे स्टेटमेंट में बोल देंगे कि ये स्ट्रेटेजिक एरियाज ऑफ साइंस ओनली, सिर्फ हम लोग साइंस भर जो है उसके स्ट्रेटेजिक एरियाज में रिसर्च कराना चाहते हैं। अब आप ये बताओ कि स्टेटमेंट सही है या गलत है। तो इस तरीके का एक बनाया जा सकता है। अपने को याद रखना है कि जो बिल है ये क्या करना चाहता है, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाएगा और साइंस से लेके ह्यूमैनिटीज और जितनी फील्ड्स होती हैं सब में रिसर्च कराना चाहते हैं। दूसरा इसमें एक पॉइंट बनाया जा सकता है कि इसमें सिर्फ सरकार जो है वही सारा काम देखेगी, सरकारी सर्वे सर्वा होगी। ये भी गलत हो जाएगा। अपने को याद रखना है प्राइवेट सेक्टर को इसमें शामिल किया जा रहा है, बड़े लेवल पर शामिल किया जा रहा है, ज्यादा बिगर रोल में शामिल किया जा रहा है। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन वगैरह ये के बिल की मदद से नेशनल रिसर्च फाउंडेशन संस्था बनाई जा रही है, और ये भी जो है फिर इसमें बड़े लेवल पर काम करेगी। स्ट्रेटेजिक एरियाज में ये सारी चीजें आएंगी। तो ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा सवाल बनता है। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सच इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, बट इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जीएस3 में खासतौर पे अगर पूछा जाए कि क्या किया जा सकता है या क्या किया जा रहा है, तो उसमें आप ये लिख सकते हो कि सरकार भी जो है स्ट्रेटेजिक एरियाज में रिसर्च को बढ़ाने के लिए एक तो उसकी डेफिनेशन को इंक्रीज कर रही है, ह्यूमैनिटीज को भी शामिल कर रही है रिसर्च की डेफिनेशन में। दूसरा ये कि ये नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जैसी संस्था की स्थापना करवाना ही ये कहीं ना कहीं बताता है, इस बात की तरफ इंडिकेट करता है कि सरकार अपने कमिटमेंट को लेकर आर&डी के रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा सीरियस है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस वगैरह यहां से मेंस में अगर बनते हैं तो उसमें इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। चले आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज है वो ये है कि एक नेवल एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है मलाबार मल्टीलैटरल नेवल एक्सरसाइज। उसका 31st एडिशन अभी, जिसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो सिडनी में हो रहा है 11 से लेकर 21 अगस्त के बीच में। याद रखिएगा, मलाबार के नाम से एक नेवल एक्सरसाइज होती है, नौसेनाओं की एक्सरसाइज होती है। मल्टीलैटरल एक्सरसाइज है, मतलब इसमें 2 से ज्यादा देश पार्टिसिपेट करते हैं, कई सारे देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये 11 से 21 अगस्त के बीच में सिडनी में हो रही है। कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है इसमें? इंडिया कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया कर रहा है, जापान कर रहा है और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। खासियत यह है कि पहली बार ऑस्ट्रेलिया इस नेवल एक्सरसाइज को होल्ड कर रहा है, पहली बार ऑस्ट्रेलिया इसकी मेजबानी कर रहा है। इसी के साथ साथ इंडिया, ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को एक और एक्सरसाइज में शामिल होने के लिए या फिर एक और कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए इनवाइट किया है, न्योता दिया है, जिसका नाम है सी पावर कॉन्फ्रेंस। ये सी पावर कॉन्फ्रेंस 7 नवंबर से 9 नवंबर के बीच में होने वाली है। इसमें भी इनको शामिल होने का जो है न्योता दिया गया है। इसके अलावा जब ये मलाबार एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी तो उसके जस्ट बाद इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की अपनी खुद की एक बाइलेटरल नेवल एक्सरसाइज भी शुरू होगी जिसका नाम है ऑस इंडेक्स। ऑसी इंडेक्स भी बोल सकते हैं, ऑस इंडेक्स भी बोल सकते हैं, या फिर ऑस इंडेक्स भी बोल सकते हैं। ये भी एक्सरसाइज जो है शुरू होगी, जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होने वाली एक बाइलेटरल एक्सरसाइज है। पहले भी जो है ये आपकी जो मलाबार लेटरल मल्टीलैटरल एक्सरसाइजेस वगैरह हैं, पहले भी कई जगहों पर हो चुकी हैं। इंडिया ने भी होस्ट किया है, अमेरिका ने भी होस्ट किया है, एंड एक्सपर्ट्स ने कई जगहों पर इस एक्सरसाइज को कोट करते हुए ये बोला है कि ये दुनिया में आज के वक्त में जितनी भी सबसे कॉम्प्लिकेटेड नेवल एक्सरसाइजेस हो रही हैं उसमें से एक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मलाबार नेवल एक्सरसाइज के बारे में इस बात को कई सारे अलग अलग देशों के डिफेंस एक्सपर्ट्स ने कहा है। ठीक है, तो क्या क्या है यहाँ पे अपने लिए? मलाबार मल्टीलैटरल नेवल एक्सरसाइज का 31st एडिशन ऑस्ट्रेलिया में पहली बार हो रहा है। साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया ने 2 जगहों पर और हमको न्योता दिया है पार्टिसिपेट करने के लिए, ऑसी इंडेक्स एंड ये सी पावर कॉन्फ्रेंस, 2 जगहों पर ये लोग हमको और बुला रहे हैं। एंड मलाबार नेवल एक्सरसाइज इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि एक्सपर्ट्स ने पास्ट में कई बार इस बात को हाईलाइट किया है कि ये सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नेवल एक्सरसाइजेस में से एक है। नेवी क्योंकि अपने आप में बहुत सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजीज वगैरह का इस्तेमाल करती है, उसमें भी ये काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। अब यूपीएससी जो सवाल यहां से पूछ सकती है वो ये है कि भाई यहां पर हमारे जो शिप्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इंडिया की तरफ से जो शिप्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक तो हमारा आईएनएस कोलकाता पार्टिसिपेट कर रहा है और दूसरा आईएनएस सह्याद्री पार्टिसिपेट कर रहा है। आईएनएस कोलकाता एक डिस्ट्रॉयर है और आईएनएस सह्याद्री जो है एक फ्रिगेट है। अब आप मेरे से पूछ सकते हो कि भाई ये डिस्ट्रॉयर क्या होता है, फ्रिगेट क्या होता है? फिलहाल अपने को सिर्फ इतना याद रखना है कि चाहे डिस्ट्रॉयर हो, चाहे फ्रिगेट हो या कुछ हो, ये सारी की सारी नेवल शिप्स होती हैं, नेवी के शिप्स हैं, जहाज हैं,
जिनका अपना अलग अलग काम होता है। डिस्ट्रॉयर ऑब्वियस सी बात है, नाम से समझ में आ रहा है, अगर किसी से लड़ाई होगी तो डिस्ट्रॉय वगैरह करने के लिए काम में लिया जाएगा। फ्रिगेट जो है उसके अपने कुछ अलग इस्तेमाल होते होंगे। फिलहाल अपने को इतना समझना है कि एक खास तरीके जहाजों की एक कैटेगरी है जो नेवी में इस्तेमाल होते हैं। अब यूपीएससी यहाँ से सवाल ये पूछ सकती है कि भाई आईएनएस कोलकाता जो हाल फिलहाल कुछ वक्त से न्यूज में था, या फिर आईएनएस कोलकाता जिसने मलाबार मल्टीलैटरल नेशनल एक्सरसाइज में, नेवल एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया, वो क्या है? पनडुब्बी है, डिस्ट्रॉयर है, फ्रिगेट है, एयरक्राफ्ट कैरियर है? तो हमको याद रखना है कि आईएनएस कोलकाता, इंडियन नेवल शिप कोलकाता, एक डिस्ट्रॉयर है। यही सवाल आईएनएस सह्याद्री के लिए पूछा जा सकता है कि आईएनएस सह्याद्री हाल फिलहाल न्यूज में थी, तो वो क्या है? फ्रिगेट है, डिस्ट्रॉयर है, सबमरीन है, या फिर एयरक्राफ्ट कैरियर है, हेलीकॉप्टर है क्या नहीं है? तो यूपीएससी यहां से सवाल पूछ सकता है। अब जनरली लोग क्या करते हैं कि वो ये देखते हैं कि यार ये जो एक्सरसाइजेस वगैरह हो रही हैं इसमें से तो कोई क्वेश्चन आता नहीं है, तो इसको जनरली वो छोड़ देते हैं। पीएससी में जनरली ये पूछ लिया जाएगा कि ऑसिंडेक्स एक्सरसाइज जो है ये किस देश के बीच में हो रही है, तो याद रखिएगा कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में हो रही है। बट यूपीएससी सवाल ऐसे बनाएगा कि आईएनएस कोलकाता या फिर आईएनएस सह्याद्री जो हाल फिलहाल कुछ वक्त से न्यूज में थे मलाबार नेवल एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने के लिए, ये क्या है? तो अपने को याद रखना पड़ेगा आईएनएस कोलकाता एक डिस्ट्रॉयर है, एक तरीके का शिप होता है, और दूसरा आईएनएस सह्याद्री एक फ्रिगेट है। ठीक है। मलाबार एक्सरसाइज has grown in size and complexities in the past few years because of rapid expansion of Chinese Navy and its impact in Indian Ocean. पहले भी मलाबार एक्सरसाइज होती रही है, जैसे कि मैंने यहाँ पे पहली लाइन पे लिखा हुआ है कि ये मलाबार नेवल एक्सरसाइज का 31st एडिशन है, यानी कि इसके पहले 30 बार ये एक्सरसाइज और हो चुकी है, और काफी वक्त से ये एक्सरसाइज चल रही है। बट आज की तारीख में इस एक्सरसाइज की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ गई है, पहले से ज्यादा इसका रेलेवेंस बढ़ गया है। उसकी वजह यह है कि इंडियन ओशियन में, पैसिफिक ओशियन में चाइनीज नेवी का अमल दखल अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। चाइना का जैसे जैसे राइज हो रहा है, तो इंडियन ओशियन में, पैसिफिक ओशियन में, बाकी सारी जगहों पर यहाँ लोगों को अब एक थ्रेट समझ में आ रहा है, क्योंकि चाइनीज जो है उन्होंने अपने इरादे दिखा दिए हैं कि वो किसी के नियम कायदे नहीं मानना चाहते सिवाय अपने। जो भी नियम कायदे वो खुद बना रहे हैं वो अपने मानना चाहते हैं, बट और दूसरों से भी मनवाना चाहते हैं, बट वो किसी के और नियम कायदे मानने को तैयार नहीं। साउथ चाइना सी में अपनी दादागिरी कर रहे हैं और इस तरीके की चीजें। तो लोगों को समझ में आ रहा है कि चाइनीज नेवी जैसे जैसे पावरफुल होगी दूसरों के लिए दिक्कत या समस्या खड़ी करने वाली है। इसको काउंटर करने के लिए मलाबार नेवल एक्सरसाइज में अब देखिए यहाँ पे कौन कौन शामिल है। जापान शामिल हो रहा है जिसको सीधा थ्रेट है चाइना से, ऑस्ट्रेलिया शामिल हो रहा है, इंडिया शामिल हो रहा है जो सीधा सीधा एक एडवर्सरी है इनका, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका शामिल हो रहा है जिनको जिनको जो है चाइना से एक थ्रेट अब समझ में आने लगा है। तो लगभग लगभग वही दुश्मन का दुश्मन जो है दोस्त होता है वाली बात है, क्योंकि दिख रहा है कि चाइना पावरफुल हो रहा है, और अगर कोई एक अकेला जो है उसके सामने अगर अभी फिलहाल इस स्थिति में नहीं है कि अगर खड़ा हो सके नेवल पावर के पॉइंट ऑफ व्यू से, खासतौर पे जापान और ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए तो वो अकेले खड़े नहीं हो सकते। इंडिया और अमेरिका तो फिर भी अकेले चाइना को विथस्टैंड कर जाएंगे, बट जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, और जो दूसरे छोटे देश हो गए वो विथस्टैंड नहीं कर सकते। तो इन सबको एक संदेश देने के लिए कि हम तुम्हारे साथ हैं, आके हमसे जुड़ो, जितने भी छोटे देश हैं, और चाइना को यह संदेश देने के लिए कि भैया तुम्हारी दादागिरी नहीं चलने देंगे, मलाबार नेवल एक्सरसाइज के ऊपर काफी फोकस हो रहा है। तो कुछ सालों में ना सिर्फ इसमें सोफिस्टिकेटेड शिप्स का इस्तेमाल होने लगा है, ज्यादा देश इसमें पार्टिसिपेट करने लगे हैं, ज्यादा लंबे वक्त तक एक्सरसाइज होने लगी है, इसका दायरा बढ़ा दिया गया है। वजह यह है कि चाइना का रैपिड एक्सपेंशन देखने को मिल रहा है, चाइनीज नेवी का रैपिड एक्सपेंशन हो रहा है, और इंडियन ओशियन में इनका अमल दखल बढ़ गया है, ये काफी ज्यादा हरकतें करने लगे हैं, इससे एक थ्रेट आ गया है। एंड कहीं ना कहीं अब आपको जो है उसके लिए प्रिपेयर्ड रहना बहुत जरूरी है। इसलिए मलाबार कि ये जो आपकी एक्सरसाइज है इसके ऊपर इतना ज्यादा इंफेसिस दिया जा रहा है। पहले इसकी इतनी पूछ परख नहीं थी, बट अब इसकी पूछ परख काफी ज्यादा बढ़ गई है। चल आगे बढ़ते हैं। अब मलाबार एक्सरसाइज के बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि एक्सरसाइज कब शुरू हुई थी और इसका क्या रेलेवेंस या क्या सिग्निफिकेंस है। तो मलाबार एक्सरसाइज इज अ मल्टीलैटरल वॉर गेमिंग नेवल एक्सरसाइज स्टार्टेड इन 1992, began as a bilateral exercise between India and US navies। तो मलाबार एक्सरसाइज एक मल्टीलैटरल वॉर गेमिंग नेवल एक्सरसाइज है। मतलब ये कि अगर वॉर लग गया, अगर नेवीज की अगर लड़ाई हुई, तो फिर किस तरीके के सिनेरियोज बन सकते हैं, किस तरह से जो है फिर आपको अपनी नेवीज का इस्तेमाल करना है, शिप्स का फॉर्मेशन कैसा रहेगा, क्या आपको स्ट्रेटेजीज बना सकते हो। तो इस तरीके के जो युद्ध अभ्यास हो सकते हैं वो सारे के सारी वॉर गेमिंग, वो सारे युद्ध अभ्यास किए जाते हैं इसके अंदर। इसका जो पहला एडिशन हुआ था या फिर इसकी शुरुआत जो हुई थी 1992 में हुई थी, मतलब लगभग 31 साल पहले इसकी शुरुआत हुई थी। इससे अपने को यह भी समझ में आता है कि ये एक्सरसाइज शायद साल में एक बार होती है।
शुरुआत जब इसकी हुई थी तब ये इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स की नेवीज के बीच में एक बायलैटरल एक्सरसाइज के तौर पर शुरू हुआ था। बट जैसा कि मैंने बताया कि वक्त के साथ में धीरे धीरे इसका एक्सपेंशन हुआ, चाइना के राइज के साथ में और भी लोग इसमें आके जुड़े। तो आज की तारीख में जो क्वाड कंट्रीज हैं, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स, जापान और ऑस्ट्रेलिया, वो सब इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और इसका सिग्निफिकेंस यह है कि इनके बीच में स्ट्रेटेजिक पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, यानी कि एक दूसरे की नेवीज कैसी ऑपरेट करती हैं वो समझ में आ रहा है। कल को अगर एक कंबाइंड जंग लड़ना पड़ गई चाइना से या किसी और से, तो अपने को पता है कि आपके सिस्टम्स कैसे काम करते हैं, आपके जो नाविक हैं एक दूसरे के साथ की वर्किंग या फिर फंक्शनिंग को समझते हैं, एक दूसरे की भाषा समझते हैं, एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग है, तो एक कोऑर्डिनेशन अच्छा बना रहेगा। दूसरा, इंडो पैसिफिक जो है, सस्टेनेबल इंडो पैसिफिक कोएलिशन, ये सीधा सीधा चाइना को मैसेज दिया जा रहा है कि आपकी इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन में दादागिरी नहीं चलने दी जाएगी। हम लोग खड़े हैं यहाँ पर, अगर आपने अपनी आंखें तरेरी तो फिर आपको भी आंखें तरेर कर ही देखा जाएगा, आपने आर्म ट्विस्टिंग करी तो फिर आपकी भी आर्म ट्विस्टिंग की जाएगी। टिट फॉर टैट वाला जो काम है यहाँ पर होना होना है। ये नहीं है कि आप किसी छोटे मोटे देश को दबा ले जाओगे, या फिर अगर आपका ये मन है कि सबके ऊपर आप भारी पड़ जाओगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। तीसरा, पीसफुल एंड फ्री इंडो पैसिफिक, वही बात कि किसी की जो है मनमानी ना चले, इंटरनेशनल वाटर्स में सब जो है इंटरनेशनल ट्रीटीज के अनुसार आपका इन वाटर्स का इस्तेमाल कर सकें ट्रेड के लिए और फ्री पैसेज के लिए और बाकी सारी चीजों के लिए। इन सब बातों का जो है ध्यान इसमें रखवाया जा रहा है। चले आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज़ है इसमें हमको ये बताया गया है कि भाई नेशनल मेडिकल कमीशन जो है उन्होंने इंफॉर्मेशन रिलीज करी है कि देश में कितने मेडिकल कॉलेजेस हैं और कौन कौन से स्टेट में कितने मेडिकल कॉलेजेस हैं। इसकी पूरी की पूरी एक लिस्ट जो है नेशनल मेडिकल कमीशन ने जारी करी है। तो नेशनल मेडिकल कमीशन या फिर एनएमसी का कहना यह है कि अपने पूरे देश में आज की तारीख में सारे मिलाकर 482 मेडिकल कॉलेजेस हैं। इसमें भी सबसे ज्यादा जो मेडिकल कॉलेजेस हैं वो कर्नाटक में है, दैट इज 56। उसके बाद महाराष्ट्र में, दैट इज 49, एंड उसके बाद में तमिलनाडु में है, दैट इज 48। अब एज सच प्रीलिम्स में तो शायद ये डाटा अपने किसी काम का नहीं है। यूपीएससी इस तरीके के सवाल नहीं पूछेगी कि सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेजेस कहां पर हैं या फिर सबसे कम मेडिकल कॉलेजेस कहां पर हैं या देश में कितने मेडिकल कॉलेजेस हैं। बट 2023 के वाहियात से प्रीलिम्स के बाद में हम लोग कुछ नहीं कह सकते कि क्या पूछा जाए। यूपीएससी के एक जनरली बना हुआ है एक आप कह सकते हैं कि एक रेप्यूटेशन है कि वो थोड़ा अच्छे सवाल पूछते हैं। अब ये डाटा आपको रटना या पता होना या ना पता होना से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ जाएगा, बट कुछ नहीं कह सकते 2023 में जिस तरीके के सवाल आए। तो अगर इस तरीके का अतरंगी सवाल बन जाए तो अपन ध्यान रख सकते हैं इस बात को कि पूरे देश में आज की तारीख में 482 मेडिकल कॉलेजेस हैं। कर्नाटक में सबसे ज्यादा है, सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पर तमिलनाडु। अब प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया तो यही पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा कौन से स्टेट में है एंड दूसरा ये कि मैक्सिमम कॉलेज कितने हैं। मेंस में अगर आप इसका इस्तेमाल करना चाहो तो इस तरीके से कह सकते हो कि एक ऐसा देश जिसमें 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, वहां पर सिर्फ 482 मेडिकल कॉलेजेस का होना ये अपर्याप्त है, ये बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं कि इनसफिशिएंट है। और ज्यादा मेडिकल कॉलेजेस की हमको जरूरत है, और ज्यादा आपको जो है मेडिकल कॉलेजेस देश में खुलवाने चाहिए। और इस तरीके से आप एक पॉइंट बनाकर वहां पर इस डाटा का इस्तेमाल कर सकते हो कि 482 कॉलेज हैं। उसमें भी फिर आप रीजनल वेरिएशंस में बता सकते हो कि क्योंकि 3 राज्यों में लगभग लगभग उसके आधे के आसपास जो है या 1/3 के आसपास कॉलेजेस आ जाते हैं, तो बाकी राज्यों में क्या स्थिति होगी आप उसका अंदाजा लगा सकते हो। फिर आप इसको जोड़ सकते हो कि अच्छे मेडिकल कॉलेजेस ना होना, अच्छी ठीक ठाक नंबर में मेडिकल कॉलेजेस का ना होना, इसके चलते डॉक्टर्स की कमी है। तो इन राज्यों में तो फिर भी आपको ठीक ठाक डॉक्टर मिल जाएंगे, मगर दूसरे राज्यों में फिर उतने डॉक्टर्स भी नहीं मिलते जो हैं, वो फिर उनमें काम नहीं करना चाहते। 10 तरीके के नाटक हैं, उससे आपका पूरा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसका बट्टा बैठा हुआ है और 10 तरीके की चीजें हैं। तो इस तरीके से जोड़कर आप मेडिकल सिचुएशंस के ऊपर एक केस बना सकते हो कि अपनी जो मेडिकल व्यवस्था है वो क्यों ठीक नहीं है। बाद में फिर आप उसमें सजेशंस भी दे सकते हो कि नंबर बढ़ाओ, इनका क्वालिटी बढ़ाओ। आपके अगर एक जिले में एक मेडिकल कॉलेज नहीं खोल सकते तो 2-3 जिलों में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज आपका होना चाहिए। क्या क्वालिटी देनी है क्या नहीं देनी, उस पर फिर आप एक मेंस में जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये डाटा मेंस के लिए बहुत काम का है, वहां पर जो है ये इस्तेमाल किया जा सकता है। चलें आगे बढ़ते हैं। तो इसी के साथ में 8 अगस्त के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो अपन लोगों ने डिस्कस कर कर खत्म किए। एंड इसमें से प्रीलिम्स में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, मेंस में कैसे अपन इस डाटा का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी अपन लोगों ने देख लिया। तो ये सेशन यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जब हम लोग इसके अगले दिन के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और किस तरीके के उसमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं उसके बारे में भी बातचीत करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखें, खुश रहें, पॉजिटिव रहें एंड जुड़े रहें समर आईएएस के साथ। थैंक यू, जय हिंद।